अरे यार मैं, अरे ऐसा क्या रीजन हो सकता है माय डियर? यार नहीं सर, मतलब सर वैसे किसी भी कौन देखता है रिकॉर्डिंग? अच्छा वो भी है, वो भी है। सर मैं रेफर करती हूँ रिकॉर्डिंग। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैं देखती हूँ रिकॉर्डिंग। अच्छा, who's this who watches recording? जानवी, ओके, थैंक यू जानवी, आई सर एम देखने हाईली वाले ऑफ देखते हैं रिकॉर्डिंग, क्योंकि वेरी अगर वेरी नहीं समझ में आया वेरी तो वापस। वेरी सॉरी, आई डिडंट डू इट जानवी, वेरी सॉरी। हाँ, तो तेरे को बोलना चाहिए ना। मैं भी अभी मेरा वो गया आरईसी, मैंने देखा ही नहीं। ओके फाइन, डजंट मैटर। ओके, मैं क्या बोल रहा था सूरज? आई वाज स्पीकिंग अबाउट व्हाट? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी occurs in several forms स्टूडेंट्स। तुम लोग ने मैकेनिक्स में पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे फ्लूइड्स में आया तो हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, देन व्हेन यू फर्दर कम इनटू इट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और आगे आया तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया तुम्हारा। ये सेवरल फॉर्म्स के अंदर है। कैन आई इरेज दिस स्टूडेंट्स अभी? यस सर। यस सर। प्रिंस, तेरे को बोलना चाहिए था प्रिंस, गलत किया तूने। सर फिर क्या होता है कि मतलब रीजन मांगते हैं कोई कोई सर कि क्यों करना है ये वो, तो मैं बोला कि मेरे को तो जरूरत नहीं है। तो ओके फाइन, डजंट मैटर। एंड हाउ इज योर फ्रेंड? क्या उसका नाम भी मैं भूल गया, मैं अभी देखा। वो हाँ वीर, प्रिंस। हाँ, वीर की बात कर रहे हो सर? नहीं नहीं नहीं, देयर वाज वन गाय ना विद यू हु यूज्ड टू बी इन द लेक्चर्स ऑल द टाइम। वो शायद किसी का लेक्चर अटेंड नहीं करता, अभी मैंने सुना करके सिर्फ वो एसपीएम सर का लेक्चर अटेंड करता है। I forgot his name. Okay, सर ये तो पहली बार सुना। is it? हाँ सर, किसकी बात कर रहे हैं? I forgot his name, my dear. Okay, forget it. Okay, chalo, let's come back, students. Abhi answers na, students. Now we go for magnetic moment of an electron revolving around the nucleus. Students, magnetic moment of a revolving electron around the nucleus of an atom. Students, क्या मैंने ये किया है? शायद फील अगर कि शायद मैंने किया है ये डेरिवेशन। मैंने ये लिखा होगा कैपिटल M is equal to minus E by 2m we consider into L। ये डेरिवेशन है और ये वेक्टर फॉर्म है। कैपिटल M is magnetic dipole moment, L is angular momentum, both of them are in opposite direction, and E by 2m is called gyromagnetic ratio। नहीं करा है। नहीं सर, नहीं कराया आपने। अच्छा, ये वर्ड मैंने नहीं बोला होगा। E by 2m is called as gyromagnetic ratio। कैन यू टेल मी द मैग्नेट्यूड ऑफ दिस? कोई चलो इसका मैग्नेट्यूड मेरे को बता सकता है? E by 2m का मैग्नेट्यूड बता सकता है? सर क्या बोला? I want magnitude of E by 2m. Magnitude of E by 2m. First of all, can you tell me what is E by m? Friends, E by m is called specific charge of an electron. Specific charge of an electron. It's a ratio of charge to mass. It's a ratio of charge to mass. And students, ये बहुत ही important, yes, ये बहुत ही important relation है। E by m शायद तुम लोग ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा होगा, और आगे जाके स्टूडेंट्स तुम फिजिक्स में जब भी तुम जैसे जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट होगा, उसके बाद में E by m बहुत दफे तुम्हारे सामने आएगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। E stands for electronic charge, M stands for mass। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूंगा तो व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? मैग्नेटिक चार्ज।
तो 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. What is the mass of an electron? It's 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. So इसी का अगर मैं रेशियो निकालूं तो it's 1.76 into 10 to the power of 11 coulomb per kilogram. Students, और ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि शायद तुम लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बेसिक पढ़ा होगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, तो तुमने बोला होगा 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स मिला के कलेक्टिवली चार्ज होता है 1 कूलम का, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। वैसे यहाँ पे भी 1.76 into 10 raised to 11, ये याद रखना स्टूडेंट्स फॉर इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने क्या किया, सिर्फ डिवाइड बाय 2 कर दिया, इसी वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कर दूं तो व्हाट एग्जैक्टली माय आंसर फॉर दिस विल बी, it will be 8.8 into 10 to the power of 10 coulomb kilogram inverse। अब इसको हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अभी हमें फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन एम एंड एल। स्टूडेंट्स, ये एम का मतलब क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एल का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। दैट मींस वी कैन से दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अभी फॉर एग्जांपल इफ आई से, लिसन केयरफुली, सपोज इफ आई से एन इलेक्ट्रॉन is set to, मैं horizontal plane दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, electron is set to revolve in a horizontal plane, that's why my diagram will be elliptical path। तो लगेगा कि elliptical है लेकिन ये horizontal है, I getting a side view दे रहा हूँ मैं तुम्हें। Now let us say that the electron is revolving around the nucleus of an atom of an element students। Okay, तो अगर मैं around the nucleus बोल रहा हूँ तो उसका of course it's going in anti-clockwise direction। अगर ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक मोशन है स्टूडेंट्स, तो मुझे बताओ ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर एनी कन्वेंशनल करंट? यस, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा सर? कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो आई का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. नाउ सिंस द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टूडेंट्स, what is a rotational term associated with a revolving electron, and what is the direction? It is along which direction? Is it along I, J and K? The rotational term which I'm speaking about is angular momentum। मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स, ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन किस तरफ होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा? Will it be along, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये सोचो ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इलेक्ट्रॉन को मैंने रिवॉल्व कर दिया है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका मतलब ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ, ये मेरा वाई एक्सिस हुआ और ये मेरा जेड एक्सिस। फिर मैंने ये पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में होगा फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन? ऑफ कोर्स जे, यू सेइंग इट जे? No, sir. I said K. Yeah, absolutely correct, it's K। and which direction was it? K में यानी कौन सा, प्लस के माइनस के? तो माइनस के है, क्या है? Minus K. Absolutely, because by using which rule, कौन सा रूल यूज करो तुम? राइट हैंड थंब रूल, एब्सोल्युटली करेक्ट अंश। Ansh, what are you saying at Ansh? अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टूडेंट्स, तो ऊपर कौन सी पोलैरिटी मुझे दिखाई देगी? ऊपर मुझे दिखाई देगी साउथ, एग्रीड, इट्स क्लॉकवाइज। नीचे कौन से डायरेक्शन होगा? नॉर्थ। क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Now, whenever I speak about, whenever I speak about electron का motion students, we normally don't speak about clockwise direction। यहाँ पे मैंने clockwise दिखा है, तभी जाके तुम लोगों ने माइनस प्लस के बोला, सॉरी माइनस के बोला है।
लेकिन एक्चुअली जब भी तुम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन देखते हो ना स्टूडेंट्स, तो ये जो डायरेक्शन होगा ना वो रिवर्स होगा. अब प्लीज लिसन केयरफुली, whenever I speak about it, listen carefully. ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा will be in what direction? It's always in anti-clockwise direction. ऐसा होता है. तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट होगा. तो तुम्हारा ये पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा. यानी whenever you are trying to go for students, always try to go for opposite direction. That means anti-clockwise. Anti-clockwise में जाओगे स्टूडेंट्स तो तुम्हारा थंब ऊपर की तरफ आ जाए, and that will be along positive z axis. Normally whenever we speak about motion of electrons, students मैंने क्या बोला था? Revolving of electron around the nucleus we consider. तो डायरेक्शन कैसे होगा? सर एंटी-क्लॉकवाइज ही होगा. क्लॉकवाइज तो होगा नहीं. अगर एंटी-क्लॉकवाइज होगा तो ऑफ कोर्स इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे होगा? सर इसका एंगुलर मोमेंटम व्हाट यू सेड इट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट. यहाँ पे पॉजिटिव के, अगर मैंने क्लॉकवाइज किया तो नेगेटिव के. एब्सोल्युटली करेक्ट, ये तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम हुआ. लेकिन कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? सर कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, कन्वेंशनल करंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट. In the direction opposite we consider. Is that clear? क्या ये क्लियर हुआ? ये इलेक्ट्रॉनिक फ्लो और ये कन्वेंशनल फ्लो, ये टॉप व्यू और ये नीचे का व्यू. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? yes sir. अगर तुमने क्लॉकवाइज करंट दिया तो यहाँ पे कौन सा पोलैरिटी आएगा? सर यहाँ पे साउथ आएगा. नीचे की तरफ कौन सा आएगा? नॉर्थ आएगा. तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर ये साउथ है तो फील्ड यहाँ पे कैसे जा रही है? फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और यहाँ से बाहर आएगी. तो इफ आई वांट टू शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड स्टूडेंट्स, कैसे दिखाओगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड? प्लीज पे अटेंशन. यानी ये इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन की वजह से सी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड्स. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. It's going from north to south externally, and inside is going from south to north. क्या ये क्लियर हुआ? ये देखो पूरा एक लूप फॉर्म हो रहा है. ये यहाँ पे एक लूप फॉर्म होगा, ये लूप यहाँ पे आ जाएगा और ये लूप यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. यानी बाहर की तरफ हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ, अंदर जाएगा साउथ टू नॉर्थ. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होगा. Angular momentum will be in the direction opposite. That is why we use negative sign the expression. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes sir. Ansh, we always go for anti-clockwise motion. Ansh, we always go for anti-clockwise motion. Anti-clockwise motion, look at my right hand, anti-clockwise motion, and look at the electronic flow, not the conventional. Students, electron anti-clockwise में जा रहा है, मेरा thumb positive z axis पे होगा. I get it? So it will be along plus k cap. Direction of angular momentum will be along plus k cap. Ansh, is it clear? तो ये इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है, तो एंगुलर मोमेंटम इस तरफ जाएगा. कन्वेंशनल करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. अगर तुम कन्वेंशनल में तो ऊपर की तरफ से देखोगे तो तुम्हारा साउथ पोल हो गया, नीचे की तरफ नॉर्थ हो गया. तो ये क्या कंसेप्ट बताता है? ये क्या कंसेप्ट बताता है? ये बताता है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करती है. हाँ, और ये किसकी वजह से है स्टूडेंट्स? किसकी वजह से? तो तुम्हें पता है कि किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज ड्यू टू स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन. नाउ वी आर सिंपली गेटिंग द रिलेशन बिटवीन द टू. अगर सपोज मैंने पूछा स्टूडेंट्स व्हाट एक्जैक्टली द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, magnetic dipole moment over here we consider due to revolving electron we consider. So इसका यूनिट क्या है? ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इसका यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन करने से एम्पियर मीटर स्क्वायर से करने से करंट इनटू एरिया. What is current? What is current over here? So it's a flow of charge per unit time. So can I put E by T? What is area? If I say this is the radius I'll consider of the revolving electron. Let us say the first Bohr orbit I can consider. ये क्या होगा? Pi r square. Is that clear? Now what I'll do? Listen carefully, students. Capital N is equal to E by T. Multiply numerator by 2, denominator by 2. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर by 2 डिवाइडेड by 2 और r स्क्वायर मैंने r into r डाल दिया. Students, what is distance covered per unit time by a revolving electron? For one complete revolution, what is the distance covered? 2 pi r. What is the time taken? Periodic. What is 2 pi r upon t? What is 2 pi r upon t? So that is called as velocity.
So what is the formula for magnetic dipole moment, students? EVR by 2. इसके MCQs होते हैं students, intermediate MCQs. तो magnetic dipole moment for a revolving, जब भी किसी ने पूछा what is the magnetic dipole moment for a revolving electron, जहाँ पे velocity और radius दिया है, तो EVR by 2. लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे M और L के बीच में रिलेशन चाहिए. अगर मैं पूछूं what is the angular momentum of a revolving electron, what is the angular momentum, अगर मैं angular momentum देखता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुना, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो सर्कुलर मोशन में तुमने पढ़ा होगा सर, angular momentum is r क्रॉस p, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा r क्रॉस p आएगा, नॉट p क्रॉस r, क्योंकि मोशन एंटी क्लॉकवाइज है. p क्या है तुम्हारा, लीनियर मोमेंटम है. व्हाट इज द एंगल बिटवीन r एंड p, 90. तो कैन यू गिव मी अ फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम? हाँ सर, p को अगर मैं m into v लिखता हूँ तो मेरा फार्मूला तो mvr आएगा. ये हुआ एंगुलर मोमेंटम का. तो कैन एंगुलर मोमेंटम इज mvr. ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2. क्या ये दोनों इक्वेशंस क्लियर है फर्स्ट? Yes, sir. I repeat students once again, electron always moves in anti-clockwise direction. Looking at the electron revolving in anti-clockwise direction, students, we generally will consider the angular momentum will be along positive z. Since a revolving electron creates a magnetic field, so the conventional current की हिसाब से the polarity at the face of the coil will be south, पीछे की तरफ north होगा. Field lines they go from inside from south to north, externally from north to south, and form a closed loop. Now, the magnetic dipole moment ka formula for a revolving electron, students, it's current into area. Area, that is the face area of the revolving electron. That is pi r square. Multiply by 2, divide by 2, we got EVR by 2. Angular momentum in vector notation, students, for anti-clockwise motion is always r cross p. अगर students मैं p cross r लेता तो वो clockwise हो जाता, negative sign हो जाता. r cross p is anti-clockwise, that's a correct relation. Right hand rule we consider. तो p को क्या लिखूंगा मैं, m into v. तो ये आ गया मेरे दो रिलेशंस. नाउ कैन आई टेक द रेशियो ऑफ द टू? व्हाई नॉट? ये देखो, m by l is equal to e into vr by 2. तो कहने से e by 2 आ जाएगा. ये तुम्हारा फॉर्मूला है. vr will get cancelled. In vector form कहने से m is equal to minus e by 2 with l bar. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is it clear? Students, have you all understood? Yes, sir. Yes, sir. Now suppose if I ask you students, what is the formula for Bohr's magnetron? चलो ये और एक क्वेश्चन कंसिडर करता हूँ. और ये तुम लोग ने कहाँ पे पढ़ा होगा स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, शायद अर्लियर, शायद 11th स्टैंडर्ड में कहाँ पे ये टॉपिक किया होगा तुम लोगों ने, है ना? बोर्स पोस्टुलेट्स. हाँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट पोस्टुलेट एग्जैक्टली तुम्हारे फिजिक्स में भी आएगा आगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर में. स्टूडेंट्स, फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट. फर्स्ट पोस्टुलेट बताता है अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ, यूसीएम. सेकंड पोस्टुलेट क्या दिखाता है? सेकंड पोस्टुलेट दैट इज electrons, ध्यान से सुना, electrons revolve around the nucleus in specific orbits. ध्यान से सुनना, electrons revolve around the nucleus of an atom of an element in specific orbits without radiating any energy. अगर वो उस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता. Since its angular momentum is all the time remains constant, and the angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. ये तुम्हारा second postulate के हिसाब से था, h upon 2 pi, where h stands for Planck's constant, n stands for integral multiple. That means principal quantum number, यानी orbit number. n equal to 1 लोगे तो ground state आ गया, n equal to 2 लोगे तो first excited state होगा, n equal to 3 लोगे तो what exactly the next excited state. ये वाला n orbit number हो गया. h Planck's constant 6.63.
into 10 to the power of minus 34 जूल सेकेंड. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू वो कांस्टेंट है. तो स्टूडेंट सेकंड पोस्टुलेट क्या बताता है? सेकंड पोस्टुलेट ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के अराउंड वो हमेशा एक कांस्टेंट एनर्जी से रिवॉल्व करता है और उसका एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 हमेशा रिमेंस कांस्टेंट. इट्स ऑल द टाइम रिमेंस कांस्टेंट. ना अगर मैंने पूछा व्हाट एग्जैक्टली फार्मूला फॉर बोर्स मैग्नेट्रॉन, तुम क्या करोगे? ये फार्मूला लोगे ना, ये फार्मूला व्हाट एग्जैक्टली बोर्स मैग्नेट्रॉन. मुझे m को सब्जेक्ट बनाना है तो m क्या होगा? So m is equal to EL/2m. What is L? When I say m is equal to N E H upon 4 pi m. Is this clear, students? Students का ये clear हुआ? Capital M magnetic dipole moment, N orbit number, E charge on electron, H Planck's constant, 4 pi constant, M mass constant. What is E by M? Specific charge. ये जो फॉर्मूला है इसको हम क्या बोलते हैं? बोर्स मैग्नेट्रॉन. And that depends on what? It's directly proportional to the principal quantum number. Whereas all are constants. अगर सपोज किसी ने पूछा सर व्हाट इज द बोर्स मैग्नेट्रॉन फॉर n equal to 1, सपोज अगर मैंने ग्राउंड स्टेट ले लिया n equal to 1 स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट वैल्यू स्टूडेंट्स बोर्स मैग्नेट्रॉन. Getting it? So capital N bohr's magnetron for n equal to 1 students, if somebody asks you, it's 9.274 into 10 to the power of students minus 24. What's the unit we consider? Ampere meter square we consider. Is this clear? Yes, sir. Can I erase this part, students? Students, can I erase it? Okay. Yes, sir. Now, students, when you speak further, we can speak about with respect to your last concept, students, of this chapter. And that will be your end of your magnetism, students. Now, when I speak about for magnetism, students, when you speak about, there are different types of substances which can undergo magnetization, students. So, सबसे पहले, we'll try to go for the definition of magnetization. Students, magnetization of a substance depends on to what? Depends on to the number of magnetic dipoles present in a given substance. It depends on the number of magnetic dipoles present in a given substance we consider. That is the domains inside. That is what speaks about magnetization. Now, please pay attention, students. It's a good derivation. Okay. A few students who understand it properly, you don't have to worry about it, students. The answer is no. अगर suppose किसी ने पूछा students, what exactly mean by the term magnetization? अभी हम magnetization की अगर मैं बात करूंगा students, तो कौन से सब्सटेंस के बारे में बात करूंगा students? तो तुरंत बोलेगा सर हाँ आप ऐसा कोई सब्सटेंस पकड़ोगे जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा. Why you should go for other than magnetic substance? No. So that we can have a lot of domains present inside, that is atomic magnets present in a given domain, so that they can align easily. So students, magnetization अगर तुम्हें चाहिए तो उसका definition क्या है? Magnetization of a substance is defined as, students, ratio of magnetic dipole moment per unit volume of that substance. Students, magnetic dipole moment per unit volume of a given material. Of a given material. Which material? Magnetic material. Is called magnetization of that substance.
So magnetization is a number of magnetic dipole moments we consider per unit volume. So what is the unit we consider? इसका unit क्या होगा? तो तुम बोले सर ये magnetic dipole moment का तो unit ampere meter square है. Listen carefully students. नीचे क्या है? Volume यानी मीटर क्यूब आ जाएगा. ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? Unit will be ampere meter inverse. Is this clear, students? Is this clear to all of you students? The concept of magnetization. Magnetization of a magnetic material is defined as the ratio of magnetic dipole moment to the per unit volume we consider. Are you getting it? That's what we call as magnetization. अभी मुझे बताओ कोई भी सब्सटेंस को तुम्हें मैग्नेटाइज करना है तो कैसे करोगे? हेलो स्टूडेंट्स, कोई अगर मैंने मैग्नेटिक मटेरियल तुम्हें दिया है और उसको मैग्नेटाइज करना है तो कैसे करोगे? तो तुरंत तुम्हारा आंसर है जैसे इसके पहले आपने बता दिया था फिजिकल मेथड्स है. एक तो आप बोलोगे रब करते रहो, या दूसरा आपने बोला इलेक्ट्रिकल मेथड्स. अभी रब का तो प्रॉब्लम नहीं है, हमें इलेक्ट्रिकल मेथड्स ही आना है. इलेक्ट्रिकल मेथड में तुम क्या करोगे स्टूडेंट्स? सर हम करंट भेजेंगे उसके अंदर. तो ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, मैग्नेटाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड होता है? करंट. अगर सपोज किसी ने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा ले लिए उसके अंदर तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी. ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट. So that is what a student should understand कि अगर मुझे कोई चीज को मैग्नेटाइज बनाना है या मैग्नेट बनाना है तो it depends on to its magnetization, and that magnetization depends on to what? The number of magnetic dipole moments in a given volume. Now when you move further students, we are trying to understand how exactly the magnetic field of a resultant magnetic field due to a substance, when you magnetize it, what is the resultant magnetic field of that substances? यानी सपोज अगर मैंने कोई तुम्हें सब्सटेंस दिया स्टूडेंट्स और उसको मुझे मैग्नेटाइज बनाना है, तो हाउ डू यू गो फॉर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस? लेट अस टेक एन एग्जांपल. प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स. सपोज अगर मैंने तुम्हें एक मैग्नेटिक सब्सटेंस दिया, फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू सॉफ्ट आयरन. Okay, I want to find out the net magnetic field of induction set up in the soft iron. Okay, सेटअप. ये तो अभी तो सॉफ्ट आयन है, अभी ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है स्टूडेंट्स, मैग्नेट बना नहीं है. ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है. अभी हमें इसको मैग्नेट बनाना है और मैग्नेट बनाने के बाद में व्हाट इज माय फाइनल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्ट आयन? सबसे पहले ये सॉफ्ट आयन है क्या? तो तुम बोलोगे सर ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है. क्यों मैग्नेटिक सब्सटेंस है? सर उसके अंदर डोमेन्स होंगे, अलग अलग डोमेन्स के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे. Agreed? Friends, is it clear? Yes, sir. Now suppose if I happen to ask you what exactly the magnetic dipole moment for such a substance we consider is, तो तुम बोलोगे सर अगर इसको ध्यान से ना, इसको अगर तुम्हें मैग्नेट बनाना है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इसको अगर मैग्नेट बनाना है तो इलेक्ट्रिकल मेथड से आना पड़ेगा. तो तुम क्या करोगे? I'll take a copper wire and make it in form of a circular coil. और ये जो कॉपर वायर मैं उसको वाउंड करूंगा इसके अराउंड. ये जो कॉपर वायर है मैं इसके अराउंड वाउंड करूंगा स्टूडेंट्स. Now suppose if I make current to flow over here, students, if I make current to flow over here in this copper wire, students, will it have its own magnetic field around? Yes. In the first case मैंने क्या किया? I've just taken a copper wire wound in form of number of turns. तो students ये क्या बताता है मालूम है? ये बताएगा air core solenoid. ये क्या है मेरा? एयर कोर सोलेनॉइड. क्योंकि अंदर ये कॉइल के अंदर है क्या? एयर है. लेकिन क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई है? हाँ सर हुई है. अगर करंट फ्लो हो रहा है ये क्लॉकवाइज है तो सर ये होगा साउथ और ये होगा नॉर्थ. तो सर यहाँ पे फील्ड तो है ना, फील्ड है. देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड. ये ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड. अभी भी मैंने सॉफ्ट आयरन अंदर डाला नहीं है स्टूडेंट्स. ये सिर्फ मैंने कॉपर वायर लिया है, उसको मैंने हेलिकल शेप में रखा है और नीचे मैंने करंट भेज दिया है. तो क्या मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई है? यस, सेटअप हुई है यहाँ पे. तो कैन यू गिव मी द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? ध्यान से सुना. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एयर कोर सोलेनॉइड. ये जो B0 लिखा है ना स्टूडेंट्स, ये जो B0 लिखा है ना वो क्या है?
magnetic field induction in an air core solenoid. तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? तो बोले सर आपका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट n into I. सर एक तो होगा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ। I का मतलब कितना करंट तुम फ्लो कर रहे हो। जितना ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, जितना अपने करंट ज्यादा फ्लो करोगे तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो सकती है, लाइन ज्यादा हो सकती है। दूसरी बात, अगर आप उसी लेंथ के अंदर उसी लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो तो सर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो क्या तुम्हें ये फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Yes, sir. अभी तो मैंने क्या बोला, सिर्फ ये कॉइल के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट देखो, दो चीज मैंने बताई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आई वांट टू मेक दिस सॉफ्ट एंड मैग्नेटाइज, तो पहले तो मैंने सॉफ्ट एंड को ले लिया, अभी मैंने कॉइल लिया, अभी इसको मैग्नेट बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे इसकी हेल्प चाहिए। आई नीड टू टेक अ हेल्प ऑफ दिस करंट, आई नीड टू मेक इट टू वाउंड अराउंड इट, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले इसको लेते ही नहीं ना, सिर्फ मैं करंट इसमें भेज रहा हूँ, तो क्या इसके अंदर एक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी ना, क्यों नहीं होगी? तो उसका रिलेशन क्या होगा सर? वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड होगा एंड मैग्नेट ऑफ करंट होगा। सो v नॉट n into नंबर ऑफ टर्न्स per unit लेंथ। अभी हम सॉफ्ट टाइम के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स। सॉफ्ट टाइम क्या, अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स, तो सेकंड केस में सॉफ्ट टाइम फॉर सॉफ्ट टाइम रॉड, उसके अंदर भी डोमेन है स्टूडेंट्स। अगर मैंने सॉफ्ट टाइम लिया तो स्टूडेंट्स कहने से मोर नंबर ऑफ डोमेन्स आर प्रेजेंट इनसाइड इट। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन? ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द मीडियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमेन्स। तो क्या बोलोगे तुम? सर मैग्नेटिक इंडक्शन in the soft iron certainly depends on to the ability of magnetization of the substance, and this substance is getting magnetized around a given region, so permeability of free space। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ? अगर जो सॉफ्ट आयन मैं लेता हूं उसका मैग्नेटिक फील्ड मुझे बढ़ानी है तो उसका मैग्नेटाइजेशन भी ज्यादा होना चाहिए। मैग्नेटाइजेशन कभी ज्यादा होगा जब भी नंबर ऑफ डाइपोल ज्यादा होना चाहिए इन स्मॉलर वॉल्यूम। तो समझ में आ रहा है? अगर छोटे से वॉल्यूम के अंदर ज्यादा डाइपोल्स होंगे तो क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। तभी जाके मैंने क्या बोला if in case if I consider for soft iron students, I told you a domain is a region of a size of 1 centimeter cube. And how many atomic magnets we can consider? 10 to the power of 20 to 10 to the power of 23. That means there are lots of magnetic dipoles inside it in a very small volume. So magnetization बढ़ेगा. Surrounding is what? Permeability of free space. क्या ये clear हुआ students? Second equation. Yes, sir. Students, purpose क्या है हमारा? ये derivation का purpose क्या कर रहे हैं हम? We have to find out the net magnetic induction for ध्यान से सुनना, for a piece of soft iron when gets magnetized due to an external magnetic field। अभी देखो मैंने 1 और दोनों को ऐड कर दिया। अगर ये 1 और 2 को दोनों को मैं साथ में कर दूंगा तो कहने से मेरा ये डायग्राम आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, और मैं डायरेक्ट करंट सप्लाई करूंगा मैं। अभी क्या ये क्लियर हुआ? अभी क्या ये मैग्नेट बनेगा कि नहीं? हाँ स्टूडेंट्स, अरे हाँ सर, ये तो अभी मैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि देखो एक तो मटेरियल मैग्नेटिक सब्सटेंस था। आपने पीस ऑफ वुड नहीं लिया स्टूडेंट्स, मैंने पीस ऑफ वुड नहीं लिया, मैंने पीस ऑफ प्लास्टिक नहीं लिया, जहाँ पे नंबर ऑफ डाइपोल्स कम होंगे और उनका रिजल्टेंट भी 0 आता था।
लेकिन आपने तो सॉफ्ट आयन लिया है। सॉफ्ट आयन लेने का मतलब क्या हुआ? सॉफ्ट आयन लेने का मतलब क्या हुआ सर? आपने नंबर ऑफ डाइपोल ज्यादा लिए, छोटे वॉल्यूम के अंदर, तो सर उसका मैग्नेटाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ेगी। सराउंडिंग मीडियम तो एयर है ही, लेकिन आपको अभी इसको मैग्नेटाइज बना तो सर उसको सिंगल टच मेथड से तो पॉसिबल बहुत कम होगा। अगर आपको अच्छा उसको मैग्नेट बनाना है तो आपको इलेक्ट्रिकल मेथड से जाना पड़ेगा, यानी किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? सॉलिनॉइड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं ना, इसी को वाइंड कर देते हैं उसके अराउंड। तो देखो यहाँ पे एक साउथ पोल हो जाएगा और यहाँ पे एक नॉर्थ हो जाएगा। नाउ करने से नाउ दिस बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बढ़ेगी, एंड दीज आर द फील्ड लाइंस व्हिच आर गोइंग टू गो इनसाइड स्टूडेंट्स, दे विल कम आउट ओवर हियर। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एक्सटर्नली दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। Students, is this clear to all of you all? Yes, sir. तो अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट इग्जैक्टली द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी 3 के अंदर क्या करोगे तुम? 1 और 2 को दोनों ऐड करोगे, थोड़ा सा रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक इंटरेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट सर? मैग्नेटिक ड्यू टू मीडियम, दैट इज फर्स्ट इज ड्यू टू एयर कोर, एंड मैग्नेटिक ड्यू टू मीडियम। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? B0 प्लस Bm, एग्रीड? एयर कोर प्लस मटेरियल क्या हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, दोनों का रिजल्टेंट विल बी दिस। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? Yes, sir. अब मुझे बताओ B0 का फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो B0 का फॉर्मूला तो आपके पास सामने है, V0 N into I प्लस Bm को कैसे लिखोगे? V0 MZ। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Now what is MZ? Since MZ is magnetization, please ध्यान से सुनना, MZ is magnetization. Magnetization of what? Of soft ion. ध्यान से सुनना, हम लोग ने ये सब्सटेंस लिया है। मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, इसका मैग्नेटाइजेशन कैसे बढ़ाओगे? सर इसका मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स ऑन टू, ध्यान से सुनना, डिपेंड्स ऑन टू H, direct related to H. What does H stands for? What does H over here stands for? Students, H stands for magnetic field intensity. स्टूडेंट्स, मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट एनोड किसके ऊपर डिपेंड होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड होता है? N into I, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी जितना तुम टर्न्स बढ़ाओगे उसके ऊपर, जितना तुम नंबर ऑफ टर्न सॉफ्ट आयन के ऊपर बढ़ाओगे, जितना तुम करंट ज्यादा फ्लो करोगे, उतना उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. यानी n क्या है स्टूडेंट्स? n का मतलब क्या है? अगेन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? अगर किसी ने पूछा स्टूडेंट्स व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तुम क्या बोलोगे? एम्पियर मीटर इनवर्स। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड होगा स्टूडेंट्स? ये मैग्नेटाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड होगा? सर डिपेंड्स ऑन टू H, लेकिन कहने से डिपेंड्स ऑन टू मटेरियल। दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट्स मैग्नेटिक susceptibility. I repeat, SUCEP, SUCEP, TIBILITY, susceptibility, magnetic susceptibility। और जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं ग्रीक अल्फाबेट खाई, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? जैसे जैसे ग्रीक अल्फाबेट में स्टूडेंट्स होता है ना, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, वैसे तुम ग्रीक अल्फाबेट देखो तो वहां पे ये काय है, एक स्ट्रेट लाइन और कर्व। स्टूडेंट्स ये क्या है, क्या है मालूम है? मटेरियल के ऊपर है। अभी ध्यान से सुनना, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग डिपेंडेंस होता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट परफॉर्म करता है एक्सपेरिमेंट यूजिंग सॉफ्ट आयन, है मैग्नेटिक सब्सटेंस ओनली। दूसरा यूज करता है कोबाल्ट, तीसरा, तीनों सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा यूज करता है निकल, चौथा यूज करता है आल्निको,
तो क्या स्टूडेंट्स, क्या मुझे मैग्नेटाइजेशन सब में सेम मिलेगा? हाँ स्टूडेंट्स, चलो सबको मैंने नंबर ऑफ टर्न सेम, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, सबको मैंने नंबर ऑफ टर्न सेम लगाया पर यूनिट लेंथ, सबको मैंने करंट सेम भेजा, यानी एच कांस्टेंट था। लेकिन क्या ये चारों मटेरियल सेम है? सॉफ्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट, आल्निको? बोले कि नहीं सर, है सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस ओनली, तो है सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स, लेकिन क्या चारों का ससेप्टेबिलिटी सेम होगा? चारों का फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन का कंसेप्ट सेम होगा? नहीं, that depends on to the number of atomic magnets inside it. हर एक के लिए अलग अलग होगा। क्या ये पता चला? ये काय का मतलब क्या है? It depends on to the substance. So please try to understand this. What am I trying to say? यानी अगर सपोज तुम्हें कोई सब्सटेंस को मैग्नेट बनाना है तो सबसे पहले उसकी मैग्नेटाइजेशन के बारे में पता चलना चाहिए। मैग्नेटाइजेशन का मतलब सिंपली क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेट्स, ध्यान से सुनिए ना, नंबर ऑफ मैग्नेट्स अवेलेबल इन ए गिवन वॉल्यूम। अगर मैंने वॉल्यूम छोटा लिया, उसके अंदर ज्यादा मैग्नेट्स मुझे मिल गए, तो उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। लेकिन उसका मैग्नेटाइजेशन कैसे बढ़ाओगे? सो इट डिपेंड्स ऑन टू एच। एच का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? N into I, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन क्या वो सेम रहेगा सारे सब्सटेंस के लिए? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो सबसे पहले तुम्हें mz के बारे में समझना है। जैसे तुमने mz के बारे में समझ लिया, अभी उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको तुम क्या प्रोनाउंस करोगे? सर वो प्रोनाउंस करोगे B फॉर मीडियम, दैट इज μ0 into mz। अभी इसको मुझे मैग्नेट बनाना है तो क्या कैसे करोगे? सर सिंगल टच मेथड तो एप्लीकेबल बहुत बहुत लो मैग्नेटिक फील्ड देगा, उसके लिए हम करंट भेजेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो दैट इज B0 वी कंसीडर, μ0 n into I, उसको भी डिपेंड है। नाउ कैन यू पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर? स्टूडेंट्स क्या इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? So what exactly the formula will be? B is equal to μ0 ni plus, so can I say μ0 into H? Is that clear? Plus μ0 into mz, so can I say μ0 into mz के अंदर can I put chi into h? Can I remove μ0 into h outside? 1 plus chi, and 1 plus chi, students, is called relative. Students, this is called as relative permeability. So μ0 into mu r into h. So what exactly your net magnetic field induction, students? It's mu for a medium we consider into h. This is your formula, students. What is mu for a medium? Mu0 into mu r. What does mu r stands for? Relative permeability. 1 plus chi. सुन, जैसे तुम्हें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, है ना? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम भी कंसीडर, वैसे वाला, ये वैसे ही है। Yes, Ansh, chi actually speaks about magnetic susceptibility, and that depends onto the material. Different materials will have different susceptibility. क्या ये बात क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इसको, लेकिन लेक्चर्स के बाद में अपने आप बिना देखे वापस इसको प्रूफ करना, समझ के करना कि मैं सॉफ्ट आयरन ले रहा हूँ, उसका ससेप्टिबिलिटी क्या है, उसका गिवन वॉल्यूम के अंदर इतने डोमेन्स होंगे तो मैग्नेटाइजेशन वो है, उसका अगर मुझे मैग्नेटाइजेशन बढ़ाना है तो हाउ डू आई कंसिडर? सर उसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अभी उसके हिसाब से मुझे बाहर की एक मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप करनी पड़ेगी, उसके लिए मैंने करंट भेज दिया, नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ा दिए। सो आई हैव B0 plus Bm, दोनों का सब्स्टिट्यूशन करो, फाइनल आंसर ये आया। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Students, have you understood? Yes, sir. Okay, so please इसको वापस डिराइव कर देना बाद में। और ये वॉलेटाइल है स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, ये वॉलेटाइल है। स्टूडेंट्स हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन इसको तुम समझ के करोगे तो याद रहे। और इसके इंटरमीडिएट एमसीक्यूज होते हैं, अंदर वाले एमसीक्यूज होते हैं, जैसे कि μ0, μr और μ फॉर मीडियम के बीच में। व्हाट इज μr? 1 plus chi. Chi is what? mz upon h. ये सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है स्टूडेंट्स। mz का यूनिट क्या होगा? ये देखो mz का यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर इनवर्स। h का
का भी है एम्पी मीटर इनवर्स, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये प्योर रेशियो हुआ का है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसे होता है वैसा। ओके, दैट इज ऑल फॉर योर मैग्नेटिज्म। ओके, we'll wind up the session. Okay.